मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार। नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षद जाधव। आज हम लोग बात करने वाले हैं नी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है जिसका नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसके बारे में और उससे जुड़ी प्रॉब्लम परेशानी के बारे में। तो डॉक्टर हर्षद, क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है? यस सर। पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि नी का एनाटॉमी कैसे रहता है। तो मुझे एसीएल क्या रहता है वो बताना ज़्यादा आसान रहेगा। नी 3 बोन्स के बीच में बना हुआ जॉइंट है, एक ऊपर का थाई बोन, लेग बोन और नी कैप। अभी यहाँ पे ये 2 प्लेन सरफेसेस है, तो 2 प्लेन सरफेसेस को बांधने के लिए वहाँ पे काफ़ी लिगामेंट्स रहते हैं। तो साइडवेज 2 रहते हैं, सामने से पीछे से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट इसके सेंटर से जाता है, वो पिवट जैसे काम करता है, वो है एसीएल लिगामेंट। वो एसीएल लिगामेंट नी को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि नी में 120 डिग्री तक मूवमेंट भी होती है। वो मूवमेंट के दौरान भी नी स्टेबल रहता है। तो एसीएल लिगामेंट ड्यूरिंग मूवमेंट स्टेबिलिटी देता है, और इसका मेन काम रहता है कि एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर आगे ट्रांसलेट ना करने देना। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को समझा कि एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नी के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नी के मोबिलिटी को भी कंट्रोल रखता है। अब हम जानना चाहेंगे कि एसीएल की इंजरी कैसे होती है कॉमनली। मोस्ट ऑफ केसेस जो इंजरी होती है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जब हम सीधे एक डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ रीजन से सडन एंगल चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो बॉडी वेट नी जॉइंट के ऊपर टॉगल होने के कारण स्नैपिंग साउंड आता है और एसीएल इंजरी होती है। काफी बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक दूसरे के साथ टकराव हो जाता है, तब सडन जर्की फोर्स मूवमेंट आने के कारण एसीएल इंजरी होती है। कई बार एक्सीडेंट्स के कारण होता है, बहुत बार ऊपर से जंप करने के कारण, सडन वेट आने के कारण वो लिगामेंट के ऊपर लिगामेंट पॉपअप होके एसीएल इंजरी होती है। जरूरत नहीं है कि ये बस स्पोर्ट्स खेलने वालों को हो जाए। आजकल ये भी देखा गया है जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते उनका वेट ज्यादा हो रहा है, मसल मास कम हो रहा है। मसल कम होने के कारण वो मसल्स जो नी को सपोर्ट देते हैं, उन सपोर्ट ना मिलने के कारण पूरा वेट लिगामेंट्स के ऊपर आके लिगामेंट इंजरी हो रही है। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ट्विस्टिंग नी का अगर सडन ट्विस्टिंग हो तो उससे एसीएल लिगामेंट की इंजरी होने का चांसेस रहता है। यस सर। तो अब क्या आप बताना चाहेंगे कि एसीएल इंजरी होने के बाद कॉमन कंप्लेन क्या होता है पेशेंट्स का? जब इंजरी होती है तभी काफी लोगों को समझ आता है कि कुछ तो घुटने में गलत हुआ है। सडन पॉपिंग साउंड आता है, कुछ लोगों को पॉपिंग सडन गिव अप फील होता है, और उसके बाद फिर वो एक इंसिडेंस के बाद लोगों को रिमेम्बर रहता है कि एक इंसिडेंस हुआ और उसके बाद नी में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया, नी की मूवमेंट कम होने लगी, नी में बहुत ज्यादा सूजन आया था, चल नहीं पा रहे थे। और ये फेज स्टार्टिंग में थोड़े दिन तक रहता है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे पेन कम होने स्टार्ट हो जाता है, और फिर पेशेंट उसके बावजूद अगर चलने की कोशिश करेगी तो काफी पेशेंट्स इंस्टेबिलिटी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जरूरत नहीं है कि एसीएल इंजरी होने के बाद आदमी बिल्कुल बेड रिडन हो जाए। आदमी पेन कम हो जाने के बाद थोड़ा चल पाएगा, बट वहां पे इंस्टेबिलिटी रहेगी, गिव अप फील रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, चल पाएंगे, दौड़ना, सीढ़ी उतरना, ये चीजों में कठिनाई दिखेगी। ओके, तो क्या आप ये बता सकते हैं दर्शकों को कि एसीएल टूटने या इंजरी होने के बाद वो अपने आप हील हो पाता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पहले दिमाग में आता है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली बोल दे कि आपको सर्जरी लगेगा तो पहले जहन में एक डर बैठ जाता है कि सर्जरी से लोगों को वैसे भी थोड़ा सा डर रहता है।
तो एसीएल कौन से ग्रेड से है, क्योंकि काफी बार इंजरी होने के कारण लिगामेंट इडियमेटस रहता है, लिगामेंट में सूजन रहती है और एमआरआई में फाइंडिंग्स ऐसे आ जाते हैं कि एसीएल टूटा हुआ है। तो अगर माइनर ग्रेड इंजरी है तो एसीएल विथ रेस्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, फिजियोथेरेपी, ये सब इससे ठीक हो जाता है। बट मेजर ग्रेड इंजरी रहेगा और कंप्लीट टीयर रहेगा तो एसीएल वापस अपने आप हील होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके हिसाब से पेशेंट को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? मैं तो बोलूंगा जैसे ही इंजरी होती है पहले डॉक्टर को मिलो, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि ये इंजरी कितने ग्रेड तक है। जैसे पेन थोड़ा कम हो जाता है, क्लिनिकल कुछ एग्जामिनेशन के टेस्ट है उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि एसीएल इंजरी हो सकती है, कंप्लीट इंजरी हो सकती है। तो अगर इंजरी लगती है तो आपके डॉक्टर आपको तुरंत एडवाइस करेंगे एमआरआई के लिए, और एमआरआई में फिर आगे जाके ग्रेडिंग भी पता चलती है कि कौन से ग्रेड की इंजरी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं कि उसको रिपेयर करना है, कंजर्व करना है, या फिर आगे दूसरा कुछ ट्रीटमेंट प्लान है। तो एसीएल इंजरी के क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अगर माइनर ग्रेड इंजरी है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और मेजर इंजरी है, नियर कंप्लीट टीयर है तो सर्जरी छोड़ के उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अगर उसको वापस ठीक करना है तो। क्या हर कंप्लीट टीयर को एसीएल सर्जरी जरूरी है? नहीं, हर कंप्लीट टीयर के लिए एसीएल वापस बनाने की जरूरत नहीं है। ये पेशेंट प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर ज्यादातर डिपेंड रहता है। ये इंजरी रिपेयर करना उनमें ही रिकमेंडेड है जिनको वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना है, जो यंग है, जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल काफी बची है। तो जो लोग बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है 50+, जिनका बस वॉकिंग इतना ही मकसद है और जिनका नी ऑलरेडी डिजेनरेटेड है, तो मैं उन लोगों में सजेस्ट नहीं करूंगा कि एसीएल रिपेयर के लिए उस स्टेज पे जो 60+ है, 70+ है, तो ऐसे केसेस में इंसिडेंशियल फाइंडिंग जब एसीएल टूटा हुआ आता है तब रिकंस्ट्रक्शन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। बट अगर कोई यंग है, एथलीट है, तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। तो अगर हम एसीएल की सर्जरी नहीं कराएंगे तो उससे हमारे नी में क्या नुकसान होगा? एसीएल एक ही लिगामेंट नहीं है नी में, एसीएल छोड़ के एक मिनिस्कस करके रहता है, जैसे ये दोनों बोन्स के बीच में है। वो मिनिस्कस का काम रहता है कुशनिंग का इफेक्ट देने का। वो मिनिस्कस के बाद दोनों नी के सरफेसेस कार्टिलेज से कोटेड रहते हैं। जब एसीएल नहीं रहता तो एसीएल डिफिशिएंट नी में अंदर हलचल ज्यादा होती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, और माइक्रो इंजरीज, माइक्रो ट्रॉमा काफी ज्यादा तक होते हैं, जिससे कि मिनिस्कस जल्दी खराब होता है और अंदर कार्टिलेज पे डेंट जल्दी आते हैं। और जो लोगों में एज रिलेटेड आर्थराइटिस देखा गया है 50 साल 60 साल, वो चीजें काफी जल्दी डेवलप होती है अगर एसीएल नहीं है तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एसीएल की सर्जरी नहीं कराएं तो हमें इमीडिएटली नहीं पता चलेगा कि क्या नुकसान हो रहा है। यस सर। अगर हम छोड़ देंगे ओवर द पीरियड उसका नुकसान बढ़ेगा। यस, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या क्या आप एसीएल की सर्जरी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे पाएंगे कि हाउ इट इज डन? जब पहले के जमाने में इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस नहीं थे, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं था, तो तब पूरा नी ओपन करके ये सर्जरी किया जाता था। पीछे से लिगामेंट लेते थे, काफी उसके अंदर ट्रायल एरर करके लोगों ने एसीएल को वापस बिठाने की कोशिश की। बट मॉडर्न ईरा में आज जब टेक्नोलॉजी काफी आगे गया है तो एसीएल सर्जरी इतनी बड़ी अभी बची नहीं है, जिसमें खाली 2 छेद ये साइड से करके एक से कैमरा अंदर जाता है, दूसरे से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, और यहाँ पे छोटा सा छेद लिगामेंट लेने के लिए पीछे का होता है। इसके थ्रू लिगामेंट लेके उसको वापस सेम विड्थ का बना के उसको दोनों साइड से फिक्स किया जाता है
with modern instruments. Okay. और इस पे रिकवरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक नॉर्मल, क्या पेशेंट को बेड रेस्ट में जाना पड़ता है आफ्टर सर्जरी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। आजकल लोगों के दिमाग में एक रहता है कि सर्जरी कर दिया तो उसके बाद बेड रिडन हो जाता है, बट ऐसे नहीं है। ये की होल सर्जरी है। सर्जरी होते ही तुरंत दूसरे दिन पेशेंट अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहता है। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए ब्रेस रहता है, वॉकर की सहायता रहती है और अंडर गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, पर दूसरे दिन से पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिन वॉकर की जरूरत पड़ती है। ऑन एन एवरेज 2 वीक्स के एंड पे पेशेंट विदाउट वॉकर, विदाउट ब्रेस चलना स्टार्ट कर देता है। तो मोटा मोटी पकड़ लो कि दूसरे हफ्ते से पेशेंट वापस, अगर कोई हेक्टिक जॉब नहीं है तो जॉब पे, या फिर स्कूलिंग जाता है तो स्कूलिंग पे रिगेन हो सकता है। स्कूल से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये इंजरी बच्चों में होता है? यस, ये बच्चों में भी होता है और उसका ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा सा अडल्ट से अलग है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ अभी भी बाकी रहती है। रिपेयर तो करना पड़ता है बट टेक्निक कुछ अलग है। तो बट उनमें भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। पड़ सकती है। एकदम से नॉर्मल होने में, एकदम से उस पॉइंट पर आने में कि आप फिर से दौड़ रहे हैं या कांटेक्ट स्पोर्ट्स खेल पा रहे हैं, जनरली कितना समय जाता है पेशेंट को? यस, ये 2 हफ्ते में मैंने जो बताया, तो पेशेंट तब बे मिनिमम वॉकिंग स्टार्ट करके ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये सर्जरी लगती उन्हीं में है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो अगर किसी को वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिक्लेम करना है तो उसके लिए कम से कम 8 महीने 9 महीने तक रिहेबिलिटेशन लगता है। ये सर्जरी में जितना सर्जरी इंपॉर्टेंट है उतना रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, इंजुरी होने के कारण हम वो पैर का यूज कम करते हैं। यूज कम करने के कारण वहां के मसल्स वेस्टेड रहते हैं। तो मसल्स को वापस रिगेन करना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मोबिलिटी पूरा 100% लेके आना, और वो एशियल लिगामेंट में प्रोप्रियोसेशन भी, सेंसेशन भी रहते हैं। तो वो कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं जिससे नी की जो सेंस है वो भी वापस पता चले। तो ये सब एक्सरसाइजेस, इसका प्रोटोकॉल बन के 4 से 6 महीने तक जाता है। तो ऑन एन एवरेज 8 to 9 मंथ्स लगते हैं वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिगेन करने के लिए। और हाँ, ये सर्जरी होने के बाद 100% लोग रिकवर होते हैं उनकी इंजुरी से, और वो वापस अपने एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस सर्जरी के बाद 100% रिकवरी पॉसिबल है और विदाउट एनी डिसेबिलिटी पेशेंट कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर हर्षद ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी यहाँ पर। इन चीज़ों को मैं समराइज करना चाहूँगा कि ACL, जो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है नी में। नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी इंजरी नी के ट्विस्टिंग से कॉमनली देखा जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देखा जाता है। हर ACL इंजरी को सर्जरी का जरूरत नहीं है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी नी में इंस्टेबिलिटी कितनी है और कितने ग्रेड की इंजरी है। MRI और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है सर्जरी, तो सर्जरी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर हर्षद ने बताया कि माइक्रो ट्रॉमा होता है जॉइंट में और वो जॉइंट को आर्थराइटिस करा सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है तो आपको उसके बारे में कंसिडर करना चाहिए। रिकवरी 100% होती है, थोड़ा समय लगता है। रिकवरी में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समराइज किया।